आप सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ सहायक विस्तार अधिकारी जो कि एडीओ को क्वेश्चन पेपर 2017 है। हाल ही में एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता है। तो आज हम 2017 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि ये 150 क्वेश्चन के पार्ट आएंगे। ये हमारे 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जिसे कि हम पार्ट 1 के हिसाब से आपके लिए ला रहे हैं। तो आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर लगाइएगा। हो सके तो हम सारे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ब्रीफ से जानकारी लेंगे, ताकि आने वाले समय में उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे बनना चाहिए। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको जब मिले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया था। ये 2017 के क्वेश्चन पेपर हैं। डिट्टो आपको वही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, किस प्रकार से पैटर्न आते हैं आज हम उस सारे चीज़ों को जानेंगे। आने वाले समय में आपके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। तो बताइए, इसका 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन 1969। ठीक है, सॉरी 1969 होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि इसने पूछा है असम से कुछ क्षेत्र को मेघालय बनाने के लिए प्रावधान। तो देख लीजिए, मैंने एक पीछे का भी देखा है, एक आगे का भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन क्या कहता है, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। किसे? तो सिंधी। कौन से संविधान संशोधन? 21वां पूछेगा तो बताइएगा। हमने देखा 22वां संविधान संशोधन, तो 23वां देख लेते हैं। जैसे कि 23वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। जैसे कि देखा हमने, जब आपको याद रखना है, हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देखे, जिसमें कि संशोधन जो महत्वपूर्ण लगे हमें वो सारी चीज़ों को देखे। देखिए, हम एमसीक्यू लगा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ पाएंगे, अगर जितना ही डिटेल हमारे लिए काफ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते हैं? याद रखिएगा, गौर से देखिएगा, नहीं किए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासनिक रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं नियुक्त किए गए हैं? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर नहीं ले जा सकता है, क्योंकि सारे जगह में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त है। इसका आप क्वेश्चन को विलोपित मान के चलिएगा, ये भी क्वेश्चन विलोपित था। जैसे कि हमने देखते हैं लक्षद्वीप पे कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं अभी वर्तमान में? तो आपको याद रखना है, श्री प्रफुल्ल पटेल जी। कहाँ के हैं? तो लक्षद्वीप के। और पांडुचेरी में कौन है? तो डॉक्टर तमिलिसाई। कौन है? डॉक्टर, आप मेरी आवाज़ को सुनिएगा, आपको याद रखना है उतना ही, ठीक, डॉक्टर तमिलिसाई, ठीक, ये हैं। और दादर नागर हवेली के कौन होंगे? तो दादर नागर हवेली के प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल कहाँ के हैं? लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली के। आपको इतना याद रखना है। और साथ ही में लास्ट है जो कि चंडीगढ़ के श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक, हम जैसे कि जान रहे हैं, हमारे भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब शासित प्रदेश से पूछेगा कि कौन सी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई है, तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकते हैं। तो आपको मैं एक बार में रिविज़न करा देता हूँ, आप याद रखिएगा, सुनिएगा। जैसे कि अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना कब हुई है? 1956 में। और पांडुचेरी की स्थापना हुई है 1966 में। देखिए 10 का गैप है, आप इतना याद रखिएगा। और दिल्ली, जो कि दिल्ली की स्थापना कब हुई है? 1956 में। केंद्र शासित प्रदेश हैं सारे, हमने 3 केंद्र शासित प्रदेश देखा। चौथा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? आपको याद होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 1956 में लक्षद्वीप की भी स्थापना हुई है। दादर नागर हवेली, जो कि वर्तमान में अटैच कर दिया गया है, जो कि तब केंद्र शासित प्रदेश 8 हुए हैं। टोटल पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो बताइए, दादर नागर हवेली जो कि मैंने बताया, दमन एवं दादर नागर हवेली, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1961-62 में दमन की हुई थी और दादर की 1961 में हुई थी। अब ये दोनों को जो मैच कर दिया गया, तो अभी जो वर्तमान में है आपको वो याद रखना है। वो तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 2020 में ये प्रभावित होकर एक साथ सम्मिलित हुई है, इतना याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं चंडीगढ़। जैसे कि चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो चंडीगढ़ की स्थापना 1966 में हुई थी।
देखिए अराउंड आसपास 1956 1966 चल रहा है, तो आपको भी याद रखना है चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। और लास्ट जो कि लेटेस्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी, तो जम्मू कश्मीर की हुई है 5 अगस्त 2019 में, इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। साथ ही साथ ये प्रभावित हुआ था कब और कब घोषित हुआ है, घोषित 5 अगस्त 2019 को, लेकिन प्रभावित में कब आया, ये डेट महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखना है। तो कब आया, 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश मान्यता भी मिल गया था। साथ ही साथ लद्दाख की बात है जो कि 8वां केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत का, तो इसे भी कब मान्यता मिला, तो घोषणा तो उसी समय हुआ था एक साथ, लेकिन इसे भी प्रभावित में कब लाया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। इतना आप याद रखिएगा, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है, किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो कौन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट सचिव होता है। याद रखिएगा जो आईएएस होता है ना, आईएएस मतलब आईएएस यहाँ बात किया गया आईएएस का। अब आईएएस का पूर्व जब ब्रिटेन काल में आईएएस का नाम क्या था, तो क्या नाम था, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। अभी वर्तमान में आईएएस कर दिया गया है ना, तो मतलब आईएएस का वर्तमान नाम क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्टर सर्विस। हिंदी में बोलेगा तो अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है ये पोस्ट। ठीक, इतना याद रखिएगा इसके बारे में। तो अभी 2021 का जो रिजल्ट आया उसमें टॉप में आईएएस में फर्स्ट रैंक किसने लाया था, श्रुति शर्मा ने, क्या ना, टॉप 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान पारिस्थितिक में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है, तो किसके पास होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर आयुक्त के पास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, यह राज्य बोलेगा मतलब छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है, तो किस ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। मैप को आप ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आप मैप जैसे कि बनाते हैं तो उस मैप से आपको याद रखना है कि कौन सी दिशा में क्या है। जैसे कि यहाँ पे एमपी है, यहाँ महाराष्ट्र हो गया आपका, इधर आपका यूपी आ जाएगा, फिर झारखंड आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। मैप में थ्रू आप पूरी तरह से उस चीज़ को मैपिंग में पढ़िए, याद रखिए कौन सी दिशा में कहाँ है, राज्य को पढ़िए। अगर आपको लगता है मैं आपको मैप अच्छे से पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको अच्छे से एक वीडियो बना के मैप, लेटेस्ट मैप आपको पढ़ा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है, किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब कौन सा जलप्रपात मैंने कह दिया, यहाँ इस राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है, तो कौन सा जलप्रपात है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीरथगढ़। कुछ याद रख लेते हैं, जैसे कि तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ के कहाँ स्थित है, तीरथगढ़ जलप्रपात, तो ये जगदलपुर में स्थित है। और साथ ही साथ मूंगाबहार नदी के ऊपर स्थित है, मूंगाबहार। जैसे कि नदी की बात आई, मैंने नदी के ऊपर बोला था क्वेश्चन आपके लाऊंगा करके, हमारे सीरीज़ जो चल रहे थे छत्तीसगढ़ के टॉपिक वाइज टॉपिक, वो सीरीज आएंगे। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम अभी वीडियो रोक लिए हैं करके अभी नहीं ला रहे हैं। हो सके हम जल्दी जल्दी आपके लिए नदी के टॉपिक आने वाले समय में और भी टॉपिक लाते रहेंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें अच्छा लगे कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी कुछ मेहनत करें हमारे लिए। साथ ही साथ चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तीरथगढ़ में स्थित कहाँ, कौन सा तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है, मैंने कहा जगदलपुर में। किस नदी पे स्थित है, तो आपको याद रखना है मूंगाबहार। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है मूंगाबहार, आपको याद रखना मूंगाबहार में। और ये 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है, इसीलिए इसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है, अधिक सबसे फैला है, कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलतरा। तो ये कहाँ स्थित है, तो किस जिले में स्थित है पूछेगा, तो ये रायपुर जिले में। सिलतरा की स्थापना कब हुई थी, 1978 में। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 10वां है,
छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? किनके नाम पर है? कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कौन कौन से विधि विश्वविद्यालय कौन से किससे रिलेटेड हैं और कब स्थापना हुए हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठेंगे। शिक्षा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसीलिए आपको चलिए सारे शिक्षा से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैं छत्तीसगढ़ के टॉपिक में एक ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो आप शिक्षा से ऊपर टॉपिक तैयार रखिएगा। देखिए यहाँ पे 2017 के क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे हैं क्वेश्चन। बताइए, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? तो आपको बताना है किनके नाम पर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिदायतुल्लाह जी के नाम पे स्थित है। अब हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ कब स्थापित हुआ है? तो 2003 में। कहाँ है? तो रायपुर जिला में। और ये पूर्व नाम हिदायतुल्लाह क्या के नाम पे है? ये तो पूर्व कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है, लॉ कॉलेज है, इतना याद रखिएगा बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अरुण कुमार जी। अरुण कुमार। अब जाहिर सी बात है वर्तमान में पूछा तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अमित जैन जी हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति के आधार नहीं है? आधार है। कौन संस्कृति का आधार है? गलत पढ़ दिया था, कौन संस्कृति का आधार है? तो बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हम जनजातीय और जीवन शैली के लिए भी फेमस हैं, कृषि परंपराओं के लिए भी हमारा छत्तीसगढ़ को जाना जाता है और विभिन्न धर्मों का संगम भी यहाँ देखा गया है, इसलिए सभी आंसर सही होगा, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन काल में इस राज्य, जैसे कि अब इतिहास के क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन किसका उपाधि धारण किया है, कब धारण किया है, किसके नाम पे धारण किया है, किस राजा ने धारण किया है, हजारों सवाल उठते हैं। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ जब भी पढ़े ध्यान से पढ़ें। देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर ये क्वेश्चन आया है। तो किस वंश के राजा ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किस वंश ने पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवंश ने। अब सोमवंश, यहाँ 2 प्रकार के सोमवंश है छत्तीसगढ़ में, तो ये कौन से है? उड़ीसा के सोमवंश। ठीक है, आपको याद रखना है कौन से? उड़ीसा के सोमवंश। साथ ही साथ आपको याद रखना है सकल कोसलाधिपति एक उपाधि है, सकल कोसलाधिपति। इस उपाधि को किसने धारण किया था? तो तीवर देव ने धारण किया था। किसने किया था? तीवर देव। और तीवर देव का क्वेश्चन कहाँ से उठता है, किस वंश के संस्थापक थे? तो ये पांडु वंश से रिलेटेड थे, आपको याद रखना है। साथ ही में और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंट ऑफ जेरूसलम, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसने धारण की थी? तो रुद्र प्रताप देव ने। रुद्र प्रताप देव किस वंश के संस्थापक थे? तो काकती वंश से रिलेटेड थे, आपको याद रखना है, संस्थापक अलग आएगा। इतना आप याद रखिएगा, कौन किससे उपाधि से नवाजा गया है, किसे किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस राज्य में मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? देखिए कोलब्रुक किसके शासनकाल में आया था बताना है आपको। इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए किसके शासनकाल में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव गोविंद के शासनकाल में आया था यूरोपीय यात्री कोलब्रुक। साथ ही साथ आपको याद रखना है बिंबाजी के टाइम, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक थे, ठीक है, उनके शासनकाल में भी यूरोपीय यात्री आए थे। कौन आया था? तो मिस्टर लैंकी जी आए थे। कौन आए थे? मिस्टर लैंकी। किसके शासनकाल में? तो बिंबाजी भोसले जी के शासनकाल में। साथ ही साथ महिपत राव दिनकर जी हैं, उनके शासनकाल में भी कौन आया था? तो ये फॉरेस्ट आए थे। कब आए थे, किसके शासनकाल में? तो महिपत राव दिनकर के शासन। ये सब मराठा शासक काल है। ये महिपत राव दिनकर सूबेदार है और ये मराठा शासक है, ठीक है। इन्होंने ही सूबेदार की स्थापना की थी, ठीक। अब किसने की थी ये क्वेश्चन अलग आता है, मतलब मराठाओं ने ही सूबेदार की स्थापना की थी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा का कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना है, जैसे कि विट्ठल भाई दिनकर ये भी सूबेदार है, इनके शासनकाल में कौन आया था? तो मिस्टर ब्लंट आए थे। तो मिस्टर लैंकी, बिंबाजी, फॉरेस्ट, महिपत राव दिनकर, मिस्टर ब्लंट किसके टाइम में आए थे? विट्ठल भाई दिनकर के टाइम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका से कौन संपादक गिरफ्तार हुए थे? कर्मवीर पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है और असहयोग आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है। कौन गिरफ्तार हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। अब पूछा है कर्म पत्रिका, तो इसकी संस्थापक कब, इसका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा, आपको डेट बताता हूँ, 18 फरवरी 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। इन्हें ना 12 मई, याद रखिएगा एक डेट और, 12 मई 1921 को जबलपुर में गिरफ्तार किया गया था और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन में अस्पष्ट भाषण देने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और यहीं जो इस जेल में बंद किया गया था ना, बिलासपुर जेल में, इन्हें जबलपुर से कैद करके बिलासपुर जेल में बंद किया गया। तो इन्होंने इसी जेल में ये पत्रिका लिखी थी। कौन सी पत्रिका? तो कर्मवीर पत्रिका। तो इनका संपादक कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1922 को। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? तो कहाँ आग लगाने का प्रयास किया गया था आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्ग कचहरी में। कब लगाने का कोशिश किया गया था? तो ये भी डेट याद रखिएगा, 21 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके प्रमुख नेता कौन थे पूछता है, तो प्रमुख नेता कौन थे? रघुनंदन सिंह रॉली जी। आपको शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट है तो जाके आप गूगल में करके सर्च कर सकते हैं। अगर लगता है मैं आपको गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट भी बताइए। आप यहाँ से पढ़ने के बाद उस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए। आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम इसका PDF टेलीग्राम में शेयर ज़रूर कर देंगे। आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जाके वहाँ जुड़ के सारे PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? तो कहाँ सिरपुर स्थित है आपको बताना है, किस जिले में? तो ये महासमुंद में स्थित है। सिरपुर क्यों फेमस है? तो सिरपुर एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। साथ ही साथ आपको याद रखना सिरपुर का पहले नाम क्या था? तो सिरपुर का पहले नाम एक तो श्रीपुर के नाम से इन्हें जाना जाता था। इतना ही देखेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं खाना चाहेंगे। हम जितना चाहें डिटेल बता सकते हैं, समय कम पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित स्थान पर प्रत्येक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं। वो कहाँ होता है आपको बताना है। तो कहाँ होता है? तो ये रायगढ़ में होता है। रायगढ़ में होता है, प्रति वर्ष होता है। अभी कोरोना काल के कारण नहीं हुआ था, इसीलिए आपको याद रखना है कहाँ होता है। तो रायगढ़ में होता है। इस बार हुआ था जो कि समारोह, ये कौन से नंबर का समारोह था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 37वां नंबर का समारोह था। किसके नाम पर होता है? तो राजा चक्रधर जी के नाम पर होता है। ये कथक नृत्य के लिए भी फेमस है राजा चक्रधर जी। साथ ही साथ आपको याद रखना है राजा चक्रधर जी के एक मेन चीज़ है, याद रखिएगा। भारत का जब विलयीकरण हो रहा था ना, उस प्रक्रिया के समय सहमति पत्र पे जब सिग्नेचर करा रहे थे, उस समय सबसे प्रथम सिग्नेचर सहमति प्रदान करने वाले ये राजा थे। इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन इस राज्य का शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? कौन है बताना है आपको, कौन महिला गायिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममता चंद्राकर जी। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कंटिन्यू पढ़ते जाइए। ममता चंद्राकर जी, आपको याद रखना है, इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का स्वर कोकिला विशुद्धि महिला के नाम से भी जानता है। क्या नाम से? तो स्वर कोकिला विदुषी होगा, विदुषी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इनके बचपन का नाम पूछता है, एक बार पूछ चुका है। तो इनके बचपन का नाम क्या है? मीनाक्षी। साथ ही साथ ये खैरागढ़ स्थित जो कि विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ की कुलपति है ये। और साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री दिया गया है। कब पद्मश्री दिया गया है? तो इन्हें 2016 में भी पद्मश्री से नवाजा गया है। इतना इनके बारे में याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हो जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन हमें देखने हैं, समय आपके पास कम है तो आप जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं, हम आपके सारे आंसर आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस राज्य में जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया है, कृषि परंपरा पर आधारित है, नाम से फेमस है। कृषि परंपरा पर क्या आधारित है? तो आपका ऑप्शन ए, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ जनजातियों के लिए सबसे लोकप्रिय गीत है। इस नृत्य को महिला व पुरुष दोनों कर सकते हैं और साथ ही साथ कृषि पे परंपरा पे आधारित है यह नृत्य। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य में कितनी जनजाति सूचीबद्ध की गई है? तो कितनी जनजाति सूचीबद्ध की गई है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन
डी 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मारिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजाति है? ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आप बताइए किसी की उपजाति है? तो ये गोड़ की उपजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किसने इस राज्य की जनजाति की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है? तो घोटुल का अध्ययन किसने कराया, आपको आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, वेरियर एल्गिन ने। वेरियर एल्गिन इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लिखे हैं, जिसमें से कुछ एक बुक है घोटुल, और साथ ही साथ आपको 3 बुक में नाम बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। द गौर, द गरिया, द बैगास, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने ही ये सारे पुस्तक को लिखे थे। साथ ही साथ जैसे श्यामचरण दुबे जी है, तो श्यामचरण दुबे जी द बिरहोर नामक बुक लिखे थे। कौन से नामक बुक लिखे थे? द बिरहोर। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया था? तो वस्तु एवं सेवा कर कब से प्रारंभ हो गया था, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 से। किस रूप में हुआ था? तो यह अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में पूछेगा किस रूप में, तो अप्रत्यक्ष रूप में। ये वस्तु एवं सेवा कर किसके द्वारा चलाया जाता था? तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित किया जाता था। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये 2017 की बात कर रहा है, तो 2017 में कौन थे आपको याद रखना है। तो कौन थे? अचल कुमार ज्योति जी थे। साथ ही साथ वर्तमान में कौन है? तो कौन है वर्तमान में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में है राजीव कुमार। राजीव कुमार जी हैं, जो कि भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। किनके स्थान पर हुए हैं? पूर्व में कौन था पूछेगा, तो पूर्व में कौन थे? सुनील चंद्रा जी। ठीक, अभी ऐसे याद रखिएगा, पहले चंद्रा जी थे, अभी कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जर्मनी में निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 G20 शिखर सम्मेलन हुआ था? तो कहाँ हुआ था 2017 में, और अभी वर्तमान में कहाँ हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। 2017 में कहाँ हुआ था? 2017 में हैम्बर्ग में हुआ था। हैम्बर्ग में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, 2017 में G20 सम्मेलन। अभी कहाँ हो रहा है? तो अभी मतलब जैसे कि 2021 में कहाँ हुआ था? तो लास्ट अभी लेटेस्ट 2021 में हुआ था। तो 2021 में इटली की राजधानी रोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोम में। अब वर्तमान 2022 में कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। इस भारत G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो भारत करेगा। कब से? 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। साथ ही साथ आपको याद रखना है, G20 शिखर सम्मेलन की जो होता है, G20 का स्थापना कब किया गया था? तो ये 1999 में स्थापना किया गया था। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन 2017 का विंबलडन टेनिस महिला चैंपियनशिप जीता है? तो किसने जीता है? आपको ये 2017 की बात कर रहा है, अभी हम लोग देख लेंगे, हम आपको 2017 का बताएंगे। और 2000 जो कि अभी वर्तमान में किसने जीता था 2021 में, उसका भी नाम बताएंगे। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्बिन मुगुरुजा। मुगुरुजा, नाम पढ़ने में कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप देख लीजिएगा कौन है। तो इसका 2017 में इन्होंने जीता था। अभी वर्तमान 2021 में जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला चैंपियनशिप बनी थी, अर्सेले बार्टी ने। कहाँ की है वो? ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया की किसने बने? अर्सेले बार्टी ने। मैं आपके लिए नीचे आप देख सकते हैं, आपके लिए नाम निकाला हूँ, आपके लिए लिख दिया हूँ पूरी तरीके से, आपको याद रहेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखिएगा 2021 का है ये। अभी वर्तमान में होने वाला है, 2 जून जुलाई में होता है वो खेल, आपको याद रखना है। पुरुष एकल में नोकोवा जोकोविच हैं। आपको देखिएगा, नाम पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में आराम से पढ़िएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? कौन सा, कहाँ की राजधानी, कहाँ से कैपिटल है, सब सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको विश्व भूगोल भी पढ़ना है, भारत का भूगोल भी पढ़ना है, तो आप एक मैप बुक रखिएगा, उससे सारे चीज़ याद कर लीजिएगा। बताइए उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो आंसर बी हो जाएगा, प्योंगयांग। और साथ ही साथ जो ये सियोल है, ये कहाँ की राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की। उत्तर कोरिया की ये और दक्षिण कोरिया की सियोल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार के राज्यपाल थे।
21 नंबर के राष्ट्रपति हैं पूछेगा तो बताइएगा 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का, आप सारे करंट से क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं आपको बताते रहूँगा क्या क्या इससे क्वेश्चन आएंगे, अब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया था? तो बताइए किस प्रावधान का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि केवल वित्तीय संस्थाओं में ऋण प्राप्त किए कृषकों को पात्र है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये हो सकता है, लग रहा है आपको सही है तो सही है, केवल वित्तीय संस्थाओं में ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की, तो ये भी आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषि पात्र होंगे जो कि फसल बीमा योजना के लाभार्थी बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन हमारा पहुंच चुके हैं, आगे भी 50 क्वेश्चन हमें छूना है, तो आप वीडियो से बने रहिए और हमारे क्वेश्चन बनाते रहिए, क्योंकि सारे आंसर 2017 के हमें पता चल जाएंगे इससे, और आने वाले समय में जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे इससे ये भी तो आपको पता चलने वाला है ना। बताइए NRLM के तहत समूह आधारित संस्था को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई जाती है? यह जीविका के क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट रहेंगे लेकिन हमें पढ़ना है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप ये सारे पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत विमोचन एवं विशेषण योजना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप सोचिए, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, इसका आंसर सोचिए, तब तक इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्रालय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? आपको ये बताना है, तो डेट आपको बताना है किस वर्ष लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 में। किस दिन? तो 2 अक्टूबर 2009 में ये रिलीज़ हुआ है। क्या हुआ है? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है पूछा है ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सामान्य स्व सहायक समूह के सदस्यों की संख्या क्या होती है? अब हम सिर्फ आंसर देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। हम हो सके डिटेल का आप कमेंट में लिखिएगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं पूरी तरीके से डिटेल में आपको बताते जाऊँगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 20। ठीक, स्व सहायक समूह। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्रियाशील स्व सहायक समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? सिर्फ हम आंसर देखते जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस सारे चीज़ों के साथ ही क्रियाशील समूह मूल्यांकन के लिए दस्तावेज जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सहकारी बैंक को निम्नलिखित में से किस वर्ग विभाजित किया जा सकता है? किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी में किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? तो ये आपको जाहिर सी बात है पता होगा, ऑप्शन ए, सहकारी बैंक, जो कि ग्रामीण किसानों के लिए भी नाम से भी जाना जाता है, किसानों का बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक एवं ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति बैंक का क्या होता है? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर धारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चन बस चल रहे हैं। आप हो सके तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए 42 है, निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? किस मद में है आपको बताना है सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री के साथ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतर प्रवेश किया है? किसने प्रवेश लिया है सबसे अधिकतर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ITC लिमिटेड द्वारा किया गया है सबसे अधिक बाजार में अधिकतम प्रवेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस दूध उत्पादन में वजन के अनुपात से अधिक वसा रहता है? किसमें अधिक वसा रहता है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घी में सबसे अधिक वसा पाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध उत्पादन सामान्य ताप से अधिक समय पर संग्रहित किया जा सकता है। तो क्या संग्रहित किया जा सकता है, आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घी सबसे अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस पशु में दूध से सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वसा किस में पाया जाता है बताइए। तो ये भैंस में पाया जाता है। हम सिर्फ आंसर देख रहे हैं, डिटेल नहीं जान रहे हैं, क्योंकि डिटेल जानने से हमारे वीडियो बड़े हो जाएंगे, इसीलिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है। ये सारे आजीविका के क्वेश्चन हैं, तो क्या खिलाया जाता है, ऑप्शन डी, धान भूसा खिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। कौन सी क्रांति कहाँ से किससे संबंधित है पूछता है, तो कौन सी क्रांति से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील क्रांति से। अब नील क्रांति दुनिया में सबसे पहले कब शुरुआत किया गया था, तो 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी, इतना आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है। तो कौन सी योजना संचालित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गरीबी बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित एवं प्लेसमेंट प्रदान करना। इस योजना के कौशल विकास और उद्यमिता और जीविका विभाग द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। आपको इसका उद्देश्य याद रखना है, किस योजना द्वारा चलाई जा रही है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन का सेशन का लास्ट होगा आज क्वेश्चन नंबर 50 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें की स्थापना, रख रखाव और देख रेख का कार्य कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ चलिए आज हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे। अगर आपको 2017 के और क्वेश्चन देखने हैं तो आप कमेंट में पूरी जानकारी, आपको क्या किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए लिख सकते हैं। चलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।